स्टूडेंट्स फोर्थ प्रॉब्लम हम सॉल्व करने लगे हैं कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। हमारे पास स्टेटमेंट है अ ट्यूब लाइट 1.5 मीटर लॉन्ग इज सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ टू परपेंडिकुलर वायर्स व्हिच हैंग फ्रॉम द सीलिंग। इफ द वेट ऑफ द ट्यूब लाइट इज 10 न्यूटन फाइंड द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग्स। अब जैसे कि फिगर में दिखाया जा रहा है कि हमारे पास एक ट्यूब लाइट है जिसको हमने सीलिंग के साथ हैंग किया है, ठीक है। यानी कि जो आपकी जो लोअर सरफेस ऑफ द आपकी जो छत होती है जैसे हम कहते हैं, ठीक है, उसको हम सीलिंग बोलते हैं। तो हम उसके साथ हमने जो है दो वायर्स के जरिए जो है वो क्या किया है कि हमने ट्यूब लाइट को हैंग कर दिया। अब यहाँ से जब उसके अंदर हमने हैंग किया स्टूडेंट्स, और जो ट्यूब लाइट का वेट है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और उसका वेट जो है वो गिवन है हमें जो कि 10 न्यूटन है, ठीक है। उसकी वजह से वेट की वजह से जो हमारे पास टेंशन आ रही है यानी कि खिंचाव जो प्रोड्यूस हो रहा है स्प्रिंग के अंदर, उसको मैंने T1 और T2 से डिनोट कर दिया और ये वाली वैल्यूज जो है ये आपने फाइंड आउट करनी है। अब इसका हम डाटा बनाते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास जो इस स्टेटमेंट से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास वेट ऑफ द वायर जो है सॉरी ट्यूबलाइट जो है वो हमारे पास कितना है 10 न्यूटन, ठीक है। और उसके बाद हमें जो एक और चीज पता चल रही है कि इसकी जो लेंथ है यानी कि इस ट्यूबलाइट की जो लेंथ है यानी कि जिसे मैं अगर L से डिनोट कर दूं तो मेरे पास कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है। 1.5 मीटर की इसकी लेंथ है। और अगर मैं इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहूँ यानी कि यहाँ से सेंटर पॉइंट तक का डिस्टेंस और इसी तरह दो एंड्स से मतलब कि दो एंड्स जिसे मैंने ए और बी से डिनोट किया है, ए से हमारे पास सेंटर पॉइंट ओ पॉइंट तक का डिस्टेंस जो होगा वो हमारे पास कितना होगा, और इसी तरह ओ पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से अगर मैं 1.5 को डिवाइड कर दूं 2 से तो हमारे पास कितना आंसर आता है। अगर मैं इस चीज को R से डिनोट कर देती हूँ तो R मेरे पास स्टूडेंट्स आ जाता है अगर हम कैलकुलेटर की मदद से इसको करें तो हमारे पास कितना है 0.75, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये इतना आ गया। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि हम लोगों ने जो है क्योंकि टेंशन फाइंड आउट करनी है T1 और T2, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये जो हमारे पास अननोन क्वांटिटीज हैं ये हमारे पास क्या है T1 और T2 जो है ये हमने फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि हमने जो इसके सोल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो चीज आती है कि हमने कंडीशंस पढ़ी हुई इक्विलिब्रियम की, और इक्विलिब्रियम की कंडीशंस अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करें यानी कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर हम देखें तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो सम ऑफ ऑल द फोर्सेज जो होती हैं किसी भी एक्सिस में वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, वो जीरो के बराबर होनी चाहिए, यानी कि उनका जो है वो कंजर्वेशन होल्ड करे। यानी कि अगर मैं लिखूं इस केस में तो हमारे पास समेशन एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 के बराबर होगा, और इसी तरह समेशन एफ ऑफ वाई भी हमारे पास 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक। अब अगर हम देखते हैं कि हमारे पास एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में जो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं वो हमारे पास एक तो टेंशन है और दूसरी वेट है। ये हमारे पास फोर्सेज हैं जो कि हम न्यूटन में मेजर कर रहे होते हैं। तो अगर हम देखें तो समेशन एफ ऑफ वाई जो है हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, यानी कि 0 होगा। लेकिन अगर समेशन एफ ऑफ एक्स करते हैं यानी कि इसके अंदर वैल्यूज इनपुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास T1 प्लस T2 जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाता है, T1 प्लस T2, और प्लस मैं करती हूँ W क्योंकि हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में तो उसके साथ मैं माइनस साइन लगाऊंगी, ठीक है। और ये सारी फोर्सेस का जो सम है वो हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि हम ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस ये हैं और नेगेटिव वाई एक्सिस की अगर हम बात करें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर बॉडी मूव करेगी तो वो नेगेटिव वाई एक्सिस आएगी, यानी कि यहाँ वेट जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से मैंने उसके साथ नेगेटिव साइन इनपुट किया। अब यहाँ इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास T1 प्लस T2 जो है वो मेरे पास किसके बराबर आ जाता है, W के बराबर आ जाता है। अगर मैं W को राइट हैंड साइड पे ले जाती हूँ तो मेरे पास उसके जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ हमने इक्वेशन 1 तक सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स। अब अगर हम देखें कि यहाँ इस इक्वेशन में हमारे पास 2 अननोन है और एक वैल्यू नोन है, क्योंकि हमें W की वैल्यू मालूम है जो कि हमारे पास 10 न्यूटन है, तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सके, हमें कोई और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमें क्या बताती है कि हमारे पास जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है किसी भी फोर्स की वजह से, यानी कि क्लॉकवाइज जो मोशन होती है या फिर टर्निंग इफेक्ट होता है फोर्स की वजह से, वो हमारे पास बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट के। यानी कि
क्लॉकवाइज टॉर्क विल ऑलवेज बी इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अच्छा, अब इस चीज को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं अपने केस में, तो हम दोबारा फिगर की तरफ वापस आते हैं कि अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ आपको जिस तरह से मैं फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट बी को अगर मैं फिक्स कर लेती हूँ, ठीक है, यानी कि ये मूवेबल नहीं है, ये यहाँ पे फिक्स हो गए, तो अगर उसकी वजह से अगर हम देखते हैं कि हमारे पास अगर ये जो फोर्स है यानी कि जो कि टेंशन है यानी कि T1 है, इसकी वजह से जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है अबाउट द फिक्स पॉइंट बी, तो वो किस तरह होगा कि वो इस डायरेक्शन में होगा हमारे पास, ठीक है। और ये जो हमारे पास डायरेक्शन बनती है यानी कि इस डायरेक्शन में अगर बॉडी या फिर हमारे पास ट्यूबलाइट जो है वो मूव करेगी, तो ये हमारे पास कौन सी डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, ठीक है। और उसमें फोर्स हमारे पास क्या है, T1, और उसने मतलब कि उसकी जो हमारे पास मोमेंट आर्म है इस केस में, वो हमारे पास क्या होगा, फोर्स के मतलब कि एक एंड से लेके दूसरे एंड तक का जो डिस्टेंस होता है यानी कि सेंटर पॉइंट से लेके जो पॉइंट फिक्स है वहां से उस पॉइंट तक का जहां आपने फोर्स अप्लाई की है वहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास मोमेंट आर्म कहलाएगा, और वो हमारे पास इस केस में कितना है, 1.5 मीटर्स का है, जैसे कि हमने यहाँ लेंथ लिखी है, लेंथ ऑफ द ट्यूबलाइट, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो क्लॉकवाइज हमारे पास जो टॉर्क होगा, यानी कि यहाँ मैं लिखते देती हूँ कि हमारे पास जो क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहा है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है। क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, T1 टॉर्क इज इक्वल टू T1 इंटू 1.5 मीटर्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ जो है T1 इंटू 1.5 मीटर्स जो मैंने किया है, ये हमारे पास 1.5 जो है इसका मोमेंट आर्म है और T1 जो है हमारे पास फोर्स है। अब हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क निकालते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो किस तरह से होगा इस केस में, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, दोबारा से हम फिगर की तरफ वापस आएंगे और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को देखेंगे कि हमारे पास वो क्या हो सकता है। अब अगर हम अगेन जो है बी पॉइंट हमारे पास फिक्स है, और अगर हम देखते हैं कि अगर मेरे पास जो है वो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस डायरेक्शन में अगर बॉडी ने मूव करना है, तो वो किसकी वजह से मूव करेगी, वेट की वजह से मूव करेगी, यानी कि उसमें जो फोर्स अप्लाई होगी वो वेट होगी, और वेट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्यूबलाइट को मूव कराएगा, और उसकी जो वैल्यू है हमारे पास 10 न्यूटन है, और उसका जो डिस्टेंस है यानी कि सेंटर यानी कि फोर्स की अप्लाई जहां से हम फोर्स को अप्लाई करें वहां से ओ पॉइंट तक का यानी कि जहां पे जो हमने पॉइंट फिक्स किया हुआ, सॉरी बी पॉइंट जो है, ठीक है, वहां तक का जो डिस्टेंस है यानी कि ओ बी जो है वो हमारे पास मोमेंट आर्म होगा, और वो इस केस में हमारे पास किसके बराबर है, 0.75 मीटर्स के बराबर है, ठीक। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क है वो हमारे पास किसके बराबर है, W इंटू 0.75, W इंटू 0.75। तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी आ गया स्टूडेंट्स। अब हम अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम ये लिख सकते हैं कि क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो ऑलवेज इक्वल होगा हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क से, जिसकी वजह से मैं ये इक्वेशन लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स के हमारे पास जो T1 है इंटू 1.5 जो है वो हमारे पास बराबर होगा W इंटू 0.75, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि T1 इंटू 1.5 और W की वैल्यू इनपुट करेंगे, जो कि हमारे पास इस केस में कितनी सी स्टूडेंट 10 न्यूटन थी, 10 इंटू 0.75 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा कि T1 की वैल्यू हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या आएगा 10 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाय 1.5, और जब आप इसे कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास आंसर आएगा 5 न्यूटन, ठीक है, यानी कि T1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। अब ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है, यानी कि इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स कि हमारे पास T1 जो है वो 5 न्यूटन के बराबर आ गया। अगर आप ये वाली वैल्यू जो है ये इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो आपके पास T2 की वैल्यू निकाल दी जा सकती है बहुत आसानी से, यानी कि अगर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए यानी कि 5 T1 की जगह आपने 5 को पुट किया, यानी कि मैं ये वाली इक्वेशन जो है वो अब यूज करने जा रही हूँ, और हमारे पास क्या आंसर आता है इसका स्टूडेंट्स के हमारे पास यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देती हूँ, ये हमने इनपुट किया इसमें, यहाँ हमारे पास T1 की जगह 5 आ गया, 5 प्लस T2 इज इक्वल टू W की जगह आपने 10 पुट कर दिया। T2 की स्टूडेंट्स जो हम इसमें से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन से, तो हमारे पास कितनी आएगी स्टूडेंट्स 10 माइनस 5 को मैं जो है वो राइट साइड पे लेगी हूँ, और T2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 न्यूटन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने जो है वो T1 और T2 की जो है वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, और T1 की वैल्यू भी हमारे पास जो है वो 5 न्यूटन आई है, और T2 की वैल्यू भी हमारे पास 5 न्यूटन आई है, जिससे हमें ये मालूम हो जाता है कि हमने जो है वो टेंशन जो है वो फाइंड आउट कर लिया इन स्ट्रिंग्स के अंदर, जो कि हमारे पास जो खिंचाव इन मतलब कि आपके पास जो प्रोड्यूस हो रहा था इन स्ट्रिंग्स में वो आपने कैलकुलेट कर लिया है, जो कि जब हम हैंग करेंगे एक ट्यूबलाइट को जिसका वजन जो था वो हमारे पास 10 न्यूटन का था।